नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम विजयदशमी पर विजय संकल्प में और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। विजयदशमी और स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुकना में शस्त्र पूजा की। तो वहीं विजयदशमी के पर्व के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल की गतिविधियों को लेकर चीन को घेरा। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही है, ये तो कहा ही जा सकता है, लेकिन अपने आर्थिक सामरिक बल के कारण मदांध होकर उसने भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण का प्रयास किया वो संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्बल हैं। तो वहीं सुकना में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने भी चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी। ये सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं हैं, संदिग्धता है। लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। बहादुर जवानों को ही दिया जा सकता है। कई बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा। तो विजयदशमी पर विजय संकल्प लिया गया है कि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात में कहा है कि सहजता से त्योहारों को मनाएं, बाहर ज्यादा ना निकलें, कोरोना महामारी का काल चल रहा है और जवानों के लिए घर पर ही दिए अवश्य जलाएं। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी। और विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी आपका। धन्यवाद जी भानु जी। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आज विजयदशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम चाहते हैं सीमा पर शांति बनी रहे और मुझे विश्वास है हमारी 1 इंच जमीन भी हमारे सैनिक बाहर जाने नहीं देंगे, चीन को लेने नहीं देंगे। तो वहीं मोहन भागवत ने भी कहा है कि भारत ने जो जो कदम उठाए हैं इसको लेकर चीन कहीं ना कहीं तिल मिला गया है, चीन की आर्थिक जो स्थिति है वो डगमगा गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों को विजयदशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, और ये जो पर्व है, ये जो असत्य पर सत्य की जो विजय है उसको सेलिब्रेट करने का पर्व है। ये जो पर्व है ये बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। और वर्तमान समय में जो इस देश में स्थितियां दिख रही हैं,
जो बॉर्डर पे सिचुएशन दिख रही है, जिस तरीके से चाइना का विस्तारवाद दिख रहा है, पाकिस्तान का आतंक दिख रहा है, उस लिहाज से आज का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी बात को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपने शब्दों में इसको स्पष्ट किया है कि ये जो भारत है किसी भी तरीके से हर तरह की बुराई का प्रतिरोध करेगा और उसके ऊपर विजय हासिल करेगा। भारत शांत जरूर है, लेकिन भारत दुर्बल नहीं है। भारत के जो वर्तमान भारत के रुख को चाइना ने बहुत अच्छी तरीके से अब देख लिया है और चाइना ये जानता है कि इस भारत पे कभी भी दबाव बना करके नहीं रहा जा सकता। और यही कारण है कि आज चाइना बेहद दबाव में है। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना हर तरीके से घिरा हुआ है और एक नए भारत से, भारत की जो सामरिक शक्ति है, भारत की जो कूटनीतिक शक्ति है, भारत की जो राजनीतिक शक्ति है, उससे चाइना बेहद दबाव में है। और जाहिर है कि ये चाइना के ऊपर किसी भी तरीके का विजय हासिल करने में यह भारत पूरी तरह से समर्थ है। और यदि चाइना ने कोई दुस्साहस किया तो चाइना के ऊपर विजय हासिल होगी। तो ये मुझे लगता है कि आज की शस्त्र पूजा और मोहन भागवत जी का जो बयान है और उनका जो जिस तरीके से संबोधन हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। और आज दशहरे के दिन के समय में ये मैसेज देना पूरे देश को एक नए आत्मविश्वास से भरेगा, हमारी सेनाओं को नए आत्मविश्वास से भरेगा। तो मुझे लगता है कि ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत जो कि हर वर्ष जो है एक रावण का दहन किया जाता है और बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में इसे मनाया जाता है, ये विस्तारवाद और आतंकवाद की जो बुराई है उसके ऊपर भी भारत विजय हासिल करेगा, उसके ऊपर भी भारत विजय हासिल करने में समर्थ है। भारत का ये संकल्प है और भारत इसको करके रहेगा। बिल्कुल, इस बात को ही ये दोनों बयान बिल्कुल कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की भी आज कोशिश की गई है रक्षा मंत्री की तरफ से और मोहन भागवत की तरफ से। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि चाइना एक विस्तारवादी देश है, उसने एक साथ ताइवान से, अमेरिका से, जापान से, भारत से, वियतनाम से, तमाम देशों से एक साथ झगड़ा मोल ले लिया है। उसके अपने कारण भी रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से भारत ने जो कदम उठाए हैं, क्या आर्थिक मोर्चे पर चीन को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अगर हमने भारत से बैर किया तो नुकसान न सिर्फ पूरे देश को होगा बल्कि उनकी पार्टी को भी होगा, उनके राजनीतिक करियर को भी होगा? देखिए भानु जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि चीन भारत से बैर नहीं चाहता, ये चीन के हित में है। चीन जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है दुनिया में, वो भारत से बैर करके उसको हासिल नहीं होगा। अब दूसरी बात रही भागवत साहब के स्टेटमेंट की, ये आरएसएस का हमेशा ये कहना होता है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और उनका अभी का स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कोई भी हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक समारोह है उसको राजनीतिक और सामरिक रूप नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की एंशिएंट ग्लोरी को हम रीगेन करें। कोई नागरिक ये नहीं चाहता है कि भारत कमजोर हो, भारत अपनी ग्लोरी रीगेन नहीं करे। किस तरीके से करें तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन हो सकता है कि एक रिचुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं बना के हम इनोवेशन सोसाइटी बनाएं, एक साइंटिफिक दृष्टिकोण रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें चीजों के प्रति। केवल रिचुअलिस्टिक सोसाइटी बना के हम हमारी एंशिएंट ग्लोरी रीगेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्राचीन समय में भारत की वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। तो वो दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए, रिचुअलिस्टिक नहीं। तो रिचुअलिस्टिक अपना के हम हिंदुस्तान को ग्रेट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है। दूसरा, चाइना के बारे में कहीं हम अमेरिका के हथियार न बन जाए, अमेरिका हमें यूज न कर ले। अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं अमेरिका के साथ अलायंस करके हम कहीं दूसरी दिशा में भटक न जाएं। मेरे ख्याल से हमारे नीति निर्माता हैं और जो कूटनीतिक हैं वो समझते हैं, क्योंकि जिस प्रकार अब की बार रशिया के पास गए, वहां पे चीन के साथ रशिया के ने फैसिलिटेट की बात की, तो सही दिशा में तो जा रहे हैं हम। क्योंकि ये एक लोकप्रियता के स्तर पे अलग बातें चीन की हो रही हैं और हमारी कूटनीति है वो चीन से कन्फ्रंटेशन की नहीं है। तो हमें किसी भी रूप में कन्फ्रंटेशन को नहीं प्रमोट करके एक सॉलिडेरिटी और कोऑपरेशन की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि चीन और भारत की सभ्यता एक जैसी है। तो हमें सभ्यता की आधार पर सहयोग भी करना चाहिए एक दूसरे से, पश्चिमी सभ्यता से लड़ने के लिए, जो कि भारत की एंशिएंट ग्लोरी के लिए जरूरी है।
तो मेरे ख्याल से हमें इनोवेशन सोसाइटी बनाने की तरफ कदम उठाना चाहिए और आरएसएस जैसे संगठन को कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। सरकार है, हमारे कूटनीतिज्ञ हैं, मिलिट्री है, वो बहुत अच्छे संगठन है, वो करते हैं। तो चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, सैनिक स्तर पे चल रही है, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पे चल रही है, और मुझे विश्वास है उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। चीन एस्केलेट नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर क्रोरी सिंह जी, और उम्मीद यही है कि जो बातचीत लगातार चल रही है उसके सकारात्मक रिजल्ट भी कहीं ना कहीं दिख भी रहे हैं पिछले एक वक्त से। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से आज स्टेटमेंट दिया जा रहा है, चाहे मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया हो, चाहे रक्षा मंत्री ने कहा हो कि देखिए हम शांति चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष राजनीति पर आ ही जाता है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि जो कई इंच जमीन हमारी ले ली है चाइना ने, वो कब वापिस होगी, कब चाइना हमारी धरती से बाहर जाएगा। यानी कि पूरे मामले पर इस तरह से राजनीति करना, देश के एक मुद्दे पर राजनीति करना, कहां तक आपको जायज लगता है? देखिए भानु जी, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपके दर्शकों को, देशवासियों को। इसके साथ ही देखिए, आप अभी बात कर रहे थे कि भारत को सहयोग करना चाहिए। भारत ने हमेशा सहयोग किया है, उसी का नतीजा है कि भी तिब्बत को पूरा कब्जा कर लिया। अब एक तरफ से देखिए हम भारत सहयोग कर रहा है और वो हमें दबाता चला जाए, तो देखिए कब तक दबेंगे। एक सिचुएशन आ जाती है कि रिटेलिएट करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो चाइना ये उम्मीद करता था कि भी सहयोग में भी भारत झुक जाएगा, वो 6 कदम आगे बढ़ेगा, 2 कदम पीछे चला जाएगा, तो 4 कदम का फायदा तो फिर भी है उससे। और इसी तरीके से वो भारत का ही नहीं, जितने पड़ोसी देश हैं आप देखेंगे सबके पर कब्जा करता चला जा रहा है। विस्तारवादी नीति उसकी किसी से छुपी नहीं है। तो देखिए हम कहां तक सहयोग करें, हम कहां तक बर्दाश्त करें। बर्दाश्त की एक सीमा होती है। कोई भी देश नहीं चाहता कि युद्ध हो। भारत तो बिल्कुल एक शांतिप्रिय देश है, कभी भी अपनी तरफ से युद्ध की कोशिश नहीं करता है। लेकिन कोई अगर युद्ध थोप दे हमारे ऊपर, कोई जबरदस्ती हमारी सीमा में अतिक्रमण करे, तो जवाब देना लाजमी हो जाता है। और चाइना को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत उस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा होगा। यानी कि इस बार आरबी उपाध्याय जी आप कह रहे हैं कि इस बार चाइना को जो उम्मीद नहीं थी उससे कई ज्यादा विपरीत जवाब मिल रहा है, जो चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि भारत इस तरह से कड़ा जवाब देने की हिमाकत करेगा। देखिए, जो आदमी कहते हैं ना अभी मौत के मदांध हो जाता है, जब वो अपने मद में चूर हो जाता है, उसे घमंड हो जाता है। क्योंकि घमंड तो आज विजयदशमी है, रावण को भी घमंड हो गया था, तो विजयदशमी के दिन विजय हुई और वो घमंड उसका टूटा। वही हाल चाइना का है कि चाइना को भी घमंड हो गया कि मैं एक आर्थिक शक्ति हूँ और मैं विश्व में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी का परिणाम आज देखेंगे अमेरिका, ताइवान, जापान, सारे कंट्री उसके खिलाफ। क्यों? तो अंतरराष्ट्रीय पंचायत का फैसला नहीं मानता, समुद्र में अपनी दादागिरी चाहता है कि भी सारा समुद्र मेरे कब्जे में। तो वो चीजें नहीं चलेंगी। देखिए, हम लोग तो बसगर कुटुंबम, हम सबको साथ लेके विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर उसको कोई हमारी कमजोरी समझता है तो जवाब देना जरूरी होता है। और दूसरा प्रश्न का राजनीति का था कि भी देखिए राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए कि जो देश हित में होते हैं। देखिए, देश सर्वोपरि है, वहां राजनीति से ऊपर उठ समस्या का समाधान और एकजुटता। देखिए, देश जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो सभी मिलकर एक्चुअल उसका सामना करते हैं। और देखिए, सेना किसी पार्टी या राजनीतिक लोगों की नहीं होती, किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है। सेना देश की सेना होती है, सेना का सम्मान देश का सम्मान होता है। तो हमें सेना का सम्मान करना चाहिए, वो देश का सम्मान है। और देखिए, एक तो होता है कि भी नेगेटिव थिंकिंग कि भी वहां चाइना घुस गया है, आप कितने दिन बाहर करेंगे। एक आप रोड मैप ये कि देखिए सिचुएशन ये है, हम सामने रहे हैं, हमने इन सब चीजों का तजुर्बा है। तो एक राय देना पॉजिटिव वे में, ये समझाना कि इस स्टेप उठाए जाएं तो हम चाइना को मात दे सकते हैं या चाइना को वापस हम भेज सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि विपक्ष को ये भूमिका में बजाय नेगेटिव में एक पॉजिटिव भूमिका में आना चाहिए और अपनी राय, अपना सलाह मशवरा। ये बात अलग है कि सत्ता को दल उसको माने या ना माने, लेकिन जी बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सहयोग होना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, जिस तरह से आज सेना को तमाम अधिकार दे दिए गए हैं,
कई एक्शन लेने के अधिकार दे दिए गए हैं, हथियार उनको हाईटेक दे दिए गए हैं, और जिस तरह से आने वाला वक्त जो काफी कठिन होने वाला है, जिस तरह से सर्दियां आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां और जो अधिकार दिए गए हैं सेना को, उससे सेना अपने आप को कितना मजबूत महसूस कर रही है? और जो देश है, जो पड़ोसी देश है चाइना, क्या उसको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब भारत खुलकर विरोध में आ गया है? जी, ये मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि सेना को त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। सेना को यदि लगता है कि कोई कंटिजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई है, किसी तरीके से त्वरित कार्रवाई करनी है, तो उन्हें उतने अधिकार दिए गए हैं जिसके के माध्यम से वो निर्णय स्वयं ले सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि सेना की बहुत बड़ी ताकत है। सेना जो है अपने लोकल सिचुएशन, लोकल जो कंडीशंस के आधार पे निर्णय ले सकती है और वो किसी भी स्थिति का जवाब दे सकती है। और जाहिर है कि इस तरह की पावर्स आ जाने से हमारी सेनाओं का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है। उनके अंदर जो है एक तरीके से एक अथॉरिटी का भाव आता है कि वो लोकल लेवल पे जो एक्शंस ले सकते हैं और उसके लिए कोई प्रायर जो है ऊपर से बहुत ज्यादा अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है। और जिस तरीके से चाइना का चरित्र धोखे वाला है, जिस तरीके से गलवान में चाइना ने धोखे का व्यवहार किया और हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, उसके बाद से तो भारत की सरकार ने हमारी सेनाओं को पूरे अधिकार दिए हैं। यदि कोई स्थिति ऐसी बनती है तो आप त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने निर्णय लीजिए। और यही कारण है कि आज देखिए तो आज हमारे पास ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जैसी जो पोजीशंस है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पोजीशंस को अपने कब्जे में लिया। और आज जो है चाइना के जो बहुत सारे जो पोजीशंस हैं वो हमारे सीधे वॉच में है, जो उनका जो है गैरिसन्स हमारे सीधे वॉच में है। तो ये मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और चाइना इससे बेहद दबाव में है। चाइना कहीं ना कहीं अब ये महसूस करता है कि भारत की सेना त्वरित कार्रवाई करेगी, भारत इसके ऊपर विचार नहीं करेगा बल्कि एक्शन तुरंत लेगा। तो ये मुझे लगता है कि चाइना को दबाव में रखने के लिए किया गया है और भारत की सेनाओं के आत्मविश्वास के लिए भी किया गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था, अभी एक कमेंट एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि भारत और चाइना को आपस में सहयोग करना चाहिए। देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बहुत कोशिश की कि भारत और चाइना के बीच में सहयोग स्थापित किया जाए और वो लगातार जो है एशियन सॉलिडारिटी की बात करते रहे। वो जो है पुराने हमारे जो वैल्यूज हैं, एशियन वैल्यूज, उसको स्टैब्लिश करने के लिए हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते रहे। लेकिन यही चाइना भारत के ऊपर, भारत के जो है विश्वास पे खंजर घोंप देता है। यही चाइना पंचशील के जो सिद्धांत थे उनको तार तार कर देता है और 1962 में अपने विस्तारवाद को लेकर के और अपनी डोमेस्टिक कंपल्सन्स को लेकर के माओ जेडोंग भारत के ऊपर हमला कर देता है। तो इससे पता चलता है कि चाइना की जो पूरी जो नीति है वो सहयोग की नहीं रही है। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें धोखा है, उसमें विस्तारवाद है, उसमें नकारात्मकता है, उसमें अवसरवाद है और ये चाइना समय समय पे इसका प्रदर्शन करता रहता है। भारत ने लगातार ये कोशिश की है कि चाइना के साथ एक बेहतर संबंध बना के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो वुहान की समिट हो, चाहे वो मामुल्लापुरम की समिट हो, और समय समय पे भारत और चाइना के भारत की तरफ से कोशिश की जाती है। लेकिन चाइना लगातार वो धोखे का बर्ताव करता है और यही कारण है कि बार बार भारत को निराशा हाथ लगती है। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो भारत है, चाइना के वास्तविक चरित्र को ध्यान में रखते हुए, जो कि धोखे वाला है, जो कि नकारात्मक है, भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत कर रहा है और चाइना के साथ भारत बात करने से पीछे नहीं हट रहा है। चाइना के साथ बात जरूर होगी, बिल्कुल, बातचीत लगातार चल रही है चाइना से। इस पर मैं सवाल करूंगा डॉक्टर क्रूर सिंह आपसे कि जिस तरह से चाइना और भारत के बीच लगातार बातचीत हो रही है, सेना के साथ साथ सेना लगातार हर हफ्ते उनसे बातचीत करती है, दोनों तरफ से बैठकें होती हैं, कितना अब तक सकारात्मक इसका असर देखने को मिला है और आगे इसका कितना बड़ा फायदा हमें देखने को मिलेगा और क्या इन बैठकों से चीन पर कोई दबाव बन पाया है? देखिए भानु जी, ऐसा है कि हमें तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनानी चाहिए, लेकिन भावनात्मक उद्वेलितता भी नहीं होनी चाहिए, उद्वेलित नहीं होना चाहिए, ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए देश में, क्योंकि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, चीन से बातचीत करते हुए कूटनीतिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि चीन और भारत ने बहुत से मामलों में सहयोग भी किया है, वैश्वीकरण की भावना को लेकर, वैश्वीकरण के दृष्टिकोण को लेकर वैश्विक मंचों पे चीन और भारत साथ रहे हैं। क्लाइमेट के मामले को लेकर भारत और चीन साथ रहे हैं, दोनों का एक जैसा दृष्टिकोण रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन द्विपक्षीय मुद्दे हैं
वो बहुत ही जटिल हैं। और द्विपक्षीय मुद्दों में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक तो बॉर्डर और डिस्प्यूट और दूसरा ट्रेड को लेके, और दोनों ही इतने जटिल हैं जो बातचीत के द्वारा ही सुलझाए जा सकते हैं। बॉर्डर की सबसे बड़ी समस्या है कि बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, इसलिए बहुत सी बार तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसने किस तरफ इंट्रूजन किया है, क्योंकि डिमार्केटेड में कुछ पॉइंट्स हैं, तो बहुत लंबा बॉर्डर है, तो यही तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके बारे में हमें थोड़े अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमें भावनाओं में बह के नहीं, एक यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जहां तक व्यापार का सवाल है, वो संतुलन चाइना के फेवर में है, तो उसके लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था, इनोवेशन सोसाइटी बनाए, मैन्युफैक्चर करें कि हम भी कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो उस तरह को हमें compete करना चाहिए, चाइना से compete करने की भावना होना चाहिए। संतुलन जो चाइना के फेवर में है उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए। ये सब नेगोशिएशन के थ्रू ही हो सकता है, कन्फ्रंटेशन के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो चाइना और भारत दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, और वो कन्फ्रंटेशन अगर और आगे बढ़ता है तो पूरी दुनिया खतरे में है, दुनिया की शांति खतरे में होगी, केवल भारत और चीन की नहीं होगी। भारत और चीन को नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा, ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए बातचीत चलती रहनी चाहिए, और बातचीत के जरिए मुझे लगता है कि समाधान होगा। बातचीत के अलावा कोई कन्फ्रंटेशन वाला समाधान, इतने बड़े देश हैं, इतने शक्तिशाली देश हैं, वो कन्फ्रंटेशन वाला रास्ता है वो बहुत ही जटिल और बहुत ही भयानक क्या किरोड़ी जी, जिस तरह से दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है, कई बार कई मुद्दों पर सहमति भी नहीं बनी, कई मुद्दों पर सहमति बन भी गई, अगर ये बातचीत इसी तरह से निरंतर जारी रही और कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है या वार्ता कहीं विफल हो जाती है, तो क्या किसी तीसरे देश को इसमें हस्तक्षेप फिर करना पड़ेगा? देखिए, दूसरे देश के हस्तक्षेप को भारत के हित में नहीं है कि एक्सेप्ट करे, भारत भी नहीं करेगा, चीन भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही देश, जैसे रशिया ने फैसिलिटेट की अभी बातचीत वहां रशिया में, तो लेकिन रशिया ने मीडिएशन के लिए मना कर दिया कि हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। अमेरिका की मध्यस्थता भी भारत और चीन दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। छोटे देशों की मध्यस्थता नहीं हो सकती। छोटे देशों में इतना हो सकता है, जैसे भारत चीन संकट आया तो श्रीलंका ने ये कहा कि भाई भारत और चीन के 62 के वार के टाइम में कोलंबो में उन्होंने वार्ता का अरेंजमेंट किया। तो इस तरह का को छोटे देश कुछ कर सकते हैं, कहीं वार्ता का अरेंजमेंट हो दोनों, लेकिन वार्ता चल रही है, टूट ही नहीं रही है। वो तो बिल्कुल अगर कन्फ्रंटेशन की स्थिति आ जाए तब तीसरे देश की मध्यस्थता की बात उठ सकती है। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक चैनल, मिलिट्री चैनल ऑलरेडी फंक्शनल हैं, तो तीसरे देश की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता, और दोनों देश स्वीकार भी नहीं करेंगे, दोनों देशों के हित में नहीं है। तो समाधान तो द्विपक्षीय तरीके से ही होगा। हाँ, तीसरा देश जैसे श्रीलंका ने 62 में किया, उस तरह का हो सकता है कि जैसे यहाँ भारत और चीन के दोनों देशों के किसी स्थान पे बातचीत नहीं हो सकती और तीसरे देश के किसी स्थान पे बातचीत हो सकती है, ये तो हो सकता है, लेकिन किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है और स्वीकार होनी भी नहीं चाहिए। जी भानु जी। चलिए, बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से इस वक्त पूरे देश में एक विश्वास है कहीं ना कहीं लोगों में कि हमारी सेना डटी हुई है, इस बार चीन को करारा जवाब दिया गया है, और क्या इस बार चीन भी कहीं ना कहीं दबाव में दिखा है, लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए गए हैं उससे पूरे देश में एक सहमति है या अभी और फैसले लेने की जरूरत है? देखिए, समय समय पर आकलन होता है। सेना की बात जहां तक आती है, सेना हमारी कल भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है। बिल्कुल, सेना बिल्कुल माकूल जवाब देना जानती है और विजय भी प्राप्त करती है। 1962 में भी अगर स्ट्रेटेजिक जो एक स्ट्रेटेजी थी उसके तहत कहीं ना कहीं फेलियर रहा कि भी वायुसेना का प्रयोग नहीं किया गया, चाहे हमारे पास लिमिटेड भी ठीक है जो भी था उसको हमने वहां यूटिलाइज नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं जो रणनीतिकार हैं उनका फेलियर था, सेना का फेलियर नहीं था। हमारे सैनिक वहां भी बिना खाने के, बिना गोला बारूद के लड़े थे और उन्होंने प्रूव किया था कि भी हम अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। और दूसरा आता है, देखिए आर्थिक पहले, देखिए चाइना इस बात को जानता है कि अगर कोई उसे मात दे सकता है एशिया में तो भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और कोरोना काल के बाद में भानु जी बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो चाइना से अपना जो उनकी जो उत्पादन इकाइयां थी उनको शिफ्ट करना चाहती थी, और वो चाहती थी कि भारत उनके लिए एक मुफीद जगह थी, कहीं ना कहीं एक माकूल वातावरण था। तो चाइना को ये भी एक डर था
कि भी ये जो कंपनियां हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाएंगी तो चाइना के लिए भी कहीं ना कहीं एक आर्थिक नुकसान होगा। तो इसे दूसरा सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है, इसलिए उसने आप देखेंगे कि बॉर्डर पर इस तरह की फौज की तैनाती और ये युद्ध का वातावरण कि जिससे जो कंपनियां शिफ्ट करना चाहती थी चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो भारत में शिफ्ट न करें। उन्हें एक डर हो कि भी भारत चाइना में युद्ध हो सकता है तो हमें नुकसान हो सकता है। वो भी एक स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं लोगों की जो राय है, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये आंकलन है। और दूसरा देखिए, आर्थिक शक्ति के लिए भारत को बहुत मेहनत करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत मेहनत करनी होगी और इसके लिए पूरे देश भर से प्रयास भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बता दें कि विजयदशमी पर यह विजय संकल्प है कि देश की 1 इंच भी जमीन कोई ले नहीं सकता। अगर कोई इस देश की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसको माकूल जवाब सेना देगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।